बार 5 के फंडे के विनिंग सीरीज 48 में मिलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच लोन कैटेगरी इज कवर्ड अंडर जन समर्थ पोर्टल? जन समर्थ पोर्टल की लोन कैटेगरी कौन सी है? मतलब ये पोर्टल पर जो लोन कैटेगरीज दी है उसमें से यहां दी गई वाली जो नीचे दी वाली जो लोन कैटेगरी उसमें से कौन सी आती? एजुकेशन, एग्रीकल्चर, बिजनेस एक्टिविटी या लाइवलीहुड? क्लिक कर ले, कौन सी आती है? चारों में से कौन सी आती है? ठीक है, ओके, समझ गया क्वेश्चन कि जन समर्थ पोर्टल है, वो पोर्टल पर कितनी कैटेगरी जो है नीचे दी गई, कुछ कौन सी कैटेगरी जो है वो मेंशन है। चलो क्लिक कर रहा हूं। आंसर इज डी, ऑल फोर, सभी चारों के चारों जो है ये लोन कैटेगरी यहाँ पे अवेलेबल है ये पोर्टल पर। न्यूज में क्यों है दोस्तों, देख लेते हैं। सी पीपल सेंट्रिक गवर्नेंस सिंप्लीफाइंग रिफॉर्म्स की से प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर लॉन्च जन समर्थ पोर्टल ऑन 6 जून 2022, है ना। यहाँ पे लॉन्च कर दिया गया है हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो है नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने। ये वन स्टॉप डिजिटल पोर्टल है जहाँ पे 13 क्रेडिट लिंक गवर्नमेंट स्कीम्स है जो 4 लोन कैटेगरी में अवेलेबल है। ठीक है, यानी हर एक लोन कैटेगरी में 2, 6, 3 इस टाइप से, तो 13 क्रेडिट लिंक गवर्नमेंट स्कीम्स है। ये एम क्या है, तो एक आसान हो जाए सभी बेनिफिशियरी को कि आराम से वो अपना क्रेडिट फैसिलिटी जो है प्रॉपरली एक्सेस करें। नहीं तो दर दर की ठोकरे बेचारा खा रहा है, तो वैसा नहीं, ये सिंगल प्लेटफॉर्म जो है ये बनाया है। ये एम है इंक्लूसिव ग्रोथ जो है, विच इज अ लॉफ्टी गोल ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लान, है ना। इंक्लूसिव ग्रोथ और डेवलपमेंट ये हो जाए सभी सेक्टर का, पर्टिकुलरली डिसएडवांटेज सेक्शंस है जो बंदे हैं उनको ये आसानी से थ्रू द सिंप्लीफाइड वे, है ना, इजी डिजिटल प्रोसेस रहे, ये आसानी से हो जाए। तो इसीलिए यहाँ पे जितने भी क्रेडिट स्कीम्स है, लिंक क्रेडिट स्कीम्स, यहाँ पे ये आराम से एंड टू एंड, मतलब स्टार्टिंग टू एंड सभी प्रोसेसेस वगैरह जो है, इंक्लूडिंग ऑल प्रोसेसेस, सभी प्रोसेसेस, यानी एक बार एक बंदे ने सोचा है कि लोन लेना है तो बस यही एक विंडो रहेगी। ये विंडो में वो सब देख लेगा, उसका डिजिटल वेरिफिकेशन होगा, है ना। डिजिटल वेरिफिकेशन होके उसको तुरंत वहां पे लोन मिल जाएगा यदि उसके क्रेडेंशियल्स बराबर है। तो ये सब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ही हो पाएगा। तो यानी इससे इसके थ्रू ये है कि भाई जो बिचौले है, मीडिएटर, दलाल, वो तो गायब हो जाएंगे, तो ऑब्वियसली ये आसान हो जाएगा। Second question, consider the following statements with regard to the investment norms of the Employees Provident Fund Organization EPFO. EPFO के इन्वेस्टमेंट नॉर्म्स के बारे में स्टेटमेंट्स है। पहला स्टेटमेंट है, कैन इन्वेस्ट, दिस EPFO कैन इन्वेस्ट अप टू 15% ऑफ इन्वेस्टमेंट इन अ इक्विटी। अपना जो भी है एसेट, उसका मतलब कैपिटल, उसका 15% जो है इक्विटी में ये इन्वेस्ट करेंगे। इन्वेस्ट ओनली इन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, जो इक्विटी में करेगा वो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में करेगा भाई। दूसरा है, तीसरा है, पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट रेटिफाइड बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ऑफ EPFO। EPFO का जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज होता है वो ये पैटर्न जो भी रहेगा इन्वेस्टमेंट का उसको रेटिफाइड करेगा, है ना। ऐसे 3 स्टेटमेंट है, आपको देखना है कि करेक्ट स्टेटमेंट्स कौन से हैं। क्लिक करें, ओके, आंसर इज बी, मैच कर लो भाई, 1 and 2 ओनली, 1 and 2 ओनली, यानी इक्विटी में 15%, सिंपल सा है। यहां पे मतलब रेशियो रहता है डेप्ट और इक्विटी, ऐसा रेशियो रहता है। और डेप्ट में जो है ये इक्विटी में 15%
और 85% जो है वो डेप्ट में, इस टाइप का ये रेशियो रहता है, ठीक है। अब ये सिर्फ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में होता है, मतलब जो स्टॉक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है वहां पे होता है। एक सिंगल जो शेयर होल्डर है, होल्डिंग है, सिंगल शेयर होल्डिंग में ये अलाउ नहीं है, ठीक है, ध्यान में आए। तो ये जो है इसका रेस्ट्रिक्शंस है। रेटिफिकेशन जो है ये इट्स नॉट रेटिफाइड बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी। एक्चुअली सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी इज रिकमेंडेटरी बॉडी, और रिकमेंड करती है पैटर्न को, और रेटिफिकेशन जो है, रेटिफिकेशन इज गिवन बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री, है ना। ये जो फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है, यूनियन गवर्नमेंट की फाइनेंस मिनिस्ट्री इसको रेटिफाइड करती है, ठीक है। सो दोस्तों न्यूज में ऐसे इक्विटी लिंक्ड इन्वेस्टमेंट ईपीएफओ लुक्स एट रेजिंग कैप, हमने क्या देखा है 1585 बराबर है, इक्विटी डेप्ट बराबर है, ये नॉर्म्स है 1585, यानी 85 डेप्ट 15 इक्विटी, ये वाला नॉर्म्स है, ठीक है। ये प्रोपोर्शन चलता है और एक्सचेंज ट्रेडेड में रहता है, इंडिविजुअल शेयर्स में नहीं रहता। अभी प्रॉब्लम यह आ रहा है कि इस साल जो है ना, अपना इंटरेस्ट रेट 2021-22 है ना, कितना दिया गया है 8.1%, इट्स लोएस्ट इन 4 डिकेड्स। पिछले 40 साल में सबसे कम रेट ये रहा है, इसलिए ये रेट भी ध्यान में रखना दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी कभी कोई एग्जाम में पूछ सकते हैं। अब क्यों ऐसा है भाई, क्योंकि इक्विटी जहां पे ज्यादा प्रॉफिट आता है वो 85% है, और डेप्ट जो है जहां पे रेगुलर प्रॉफिट रहता है, ज्यादा नहीं रहता है, वो 85% है। इसको चेंज करने के लिए अभी कमिटी बैठी है, प्रिलिमिनरी डिस्कशन हो गया है, और सोचा है कि 15% जो है उसको 20% या 30% तक बढ़ाया जाए, है ना, ताकि उसके जो 6 करोड़ एक्टिव सब्सक्राइबर है उनको ये जो सबसे कम अभी दिया जा रहा है, तो इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाया जाए, इसलिए ये सब प्लान चल रहा है। थर्ड क्वेश्चन, अफ्रीकांस लैंग्वेज, अफ्रीकांस लैंग्वेज के बारे में स्टेटमेंट है। 1 इंडो यूरोपियन लैंग्वेज, यानी ये इंडो यूरोपियन लैंग्वेज ग्रुप में है। दूसरा, इट बिलोंग्स टू वेस्ट जर्मनिक सब ग्रुप, ये वेस्ट जर्मनिक सब ग्रुप में आती है। तीसरा, डिसेंडेड फ्रॉम डच डायलेक्ट, डच डायलेक्ट जो है भाषा जो है उससे ये बनी हुई है ना, यानी ओरिजिन डच डायलेक्ट से है। फोर्थ, थर्ड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका की ये तीसरी सबसे बड़ी बोलने वाली भाषा मानी जाती है। तो ये 4 स्टेटमेंट्स है, स्टेटमेंट मैच करो, कोड करेक्ट कोड चूज करो। कर लिया, मैं क्लिक कर रहा हूं, मैच करो दोस्तों, हरी अप, थोड़ा फास्ट, ओके चलो मैच करते हैं। आई एम क्लिकिंग, आंसर इज डी, ऑल 4 आर करेक्ट। यहाँ पे थोड़ा सा आप, मुझे मालूम है ये 2 में 19-20 कुछ तो भी हो गया है, ये है या ये है, तो किसी ने सोचा होगा कि भाई चलो शायद 1 नहीं है ना, क्योंकि ये हो सकता है, ये हो सकता है, डच है तो ये वेस्ट जर्मनी का ऐसा हो सकता है ना, तो कुछ हो गया होगा। चलो ये चारों करेक्ट है, ध्यान में रखो। ये जो है अफ्रीकांस लैंग्वेज, अफ्रीकन लैंग्वेज को केप डच, है ना, केप डच ऑफ वेस्ट जर्मनिक लैंग्वेज भी कहते हैं। ये साउथ अफ्रीका की 3rd लैंग्वेज है ना, सबसे ज्यादा बोलने वाली 3rd लैंग्वेज है। अराउंड 9 to 12% पॉपुलेशन जो है ये इसमें बोली जाती है। साउथ अफ्रीका में बहुत सारी भाषाएं, करीबन 11 भाषाएं हैं। 11 भाषाओं में ये 3रे नंबर की भाषा है। पहली जो भाषा है वो दैट इज अ झूलू, ये सबसे ज्यादा बोलने वाली भाषा। दूसरी जो है वो है जोग्सा, कौन सा है, जोग्सा, ये दूसरी नंबर की, और 3रे नंबर की जो है ये अफ्रीकांस, और चौथी जो है वो है इंग्लिश, ये 4th नंबर है ना, ये 2nd नंबर, और झूलू 1st नंबर, और अफ्रीकांस जो है अफ्रीकांस ये जो है 3rd नंबर पर आती है ना। डच से इसका ओरिजिन हुआ है, लेकिन एक्चुअली ये इट्स इंडिपेंडेंट लैंग्वेज, इसका अपना खुद का लहर जो है, अपनी खुद की वोकैबुलरी इसकी बन गई है।
अफ्रीकन लैंग्वेज जो है ये वेस्ट जर्मनिक सब ग्रुप से है। इसको ये ग्रुप को नीदरलैंडिक ये भी कहा जाता है, नीदरलैंडिक ग्रुप ये भी कहा जाता है, नीदरलैंडिक लैंग्वेज ग्रुप ये भी कहा जाता है। ओके ठीक है, देख लेते हैं चलो न्यूज में क्यों है। दोस्तों न्यूज में इसलिए है, खास बात है, बड़ा प्रॉब्लमेटिक एलिमेंट है कि एयरलाइन फोर्सेस साउथ अफ्रीकन टू टेक अफ्रीकान टेस्ट टू प्रूव दियर नेशनैलिटी, है ना। माना कि यूके हाई कमीशन साउथ अफ्रीका का इसने डिनाइड किया कि हम कोई कंपलसरी अफ्रीकन टेस्ट नहीं ले रहे, यानी जो भी साउथ अफ्रीका से यूके में आएंगे या यूरोपियन कंट्री से यूके में आएंगे विथ पासपोर्ट ऑफ साउथ अफ्रीका, उसको ये टेस्ट यानी अफ्रीकन लैंग्वेज आने की टेस्ट देना है। ये जो है रायन एयर जो है यूरोप का लार्जेस्ट एयरलाइन है, ये कंपलसरी कर रहा है। इसके ऊपर काफी जो है ताने भी कसे गए कि ये गलत है करके, है ना। तो अब जो कैसा है भाई कि इट्स अ थर्ड नंबर के हार्डली 9% to 12% लोग यहाँ पे बोले जाते हैं। लेकिन बाकी लोगों का क्या, जो झूलू लैंग्वेज बोलते हैं, बाकी लोगों का जो दूसरी, तो ऑब्वियसली जो 11 लैंग्वेजेस है साउथ अफ्रीका की, उसमें से इन लोगों को ये परेशानी उठानी पड़ रही है। और इसी वजह से जो है ये रैन एयर जो है ये एयरलाइन काफी न्यूज में आ गए, ये फोकस में आ गए। ये लैंग्वेज जो है ये ऑफिशियल लैंग्वेज भी थी 1994 तक, क्योंकि ये इसका जो है लिंक किया फतीड और वाइट माइनॉरिटी से था। फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड आउट इनकरेक्ट पेयर। इनकरेक्ट पेयर देखना है दोस्तों। यहाँ पे स्कल्पचर दिया है और यहाँ पे फीचर दिया है। 12th सेंचुरी नटराजा ए स्टेटमेंट, डांस ऑफ ब्लिस बी, 13th सेंचुरी कनकला मूर्ति, 4 आर्म विष्णु, थर्ड 13th सेंचुरी नंदी केश्वरा स्टैंडिंग पोस्चर जू एंथ्रोपोमॉर्फिक फॉर्म ऑफ अ बुल, डी 7th सेंचुरी संबांदार चाइल्ड सेंट ऑफ साउथ इंडिया। 4 आपको पेयर्स दी गई है, आपको इनकरेक्ट, ध्यान में रखो, इनकरेक्ट पेयर चूज करना है। कर लू, क्लिक किया आपने, ओके मैं क्लिक कर रहा हूं। मैच द आंसर, आंसर इज बी, 13th सेंचुरी कनकला मूर्ति जो है ये 4 आर्म्ड विष्णु नहीं है, तो इट्स अ 4 आर्म्ड एक्चुअली शिवा है, या एक फियरसम फेस है शिवा का, इसलिए इसको भैरवा भी कहा जाता है। ओके ठीक है, तो ये शिवा का एक मूर्ति है जो 13th सेंचुरी की पाई गई है। न ये जो है 12th सेंचुरी में इन जनरल यदि हम देखेंगे डांस ऑफ ब्लिस, एक्चुअली ये डांस ऑफ ब्लिस इज नथिंग बट आनंद तांडवा है ना, ये एक बहुत पॉपुलर ये है ना। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखो। न्यूज में क्यों है देख लेते दोस्तों। देखो न्यूज में ऐसा है, तमिलनाडु स्कल्पचर्स रिकवर्ड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड यूएस, एंटिक्विटीज रिट्राइव्ड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड यूएस वेर हैंडेड ओवर टू तमिलनाडु विच वेर स्टोलन। तो दोस्तों इसके रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन इसके पहले वीडियो में दिया है, आप ढूंढ लीजिए वो वीडियो, वहां पे दिया है क्या रिलेटेड है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी। बाकी यदि रिट्राइव्ड स्कल्पचर देखे तो द्वारपाला है 15th to 16th सेंचुरी विजयनगर डिनेस्टी का, 4 आर्म विष्णु है 11th सेंचुरी का लेटर चोला पीरियड का, गॉडेस पार्वती है 11th सेंचुरी चोला पीरियड की, है ना। तो इसके बारे में कभी हम और एक छोटा सा क्लिप्स बना के देख लेंगे, ठीक है, ताकि आर्ट एंड कल्चर ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आर्ट एंड कल्चर ध्यान में रखो, तो इसके ऊपर थोड़ी सी अच्छी पढ़ाई कर लो, है ना। पर्टिकुलरली एंशियंट, बाद में मिडिवल में भी बहुत इंपॉर्टेंट स्कल्पचर्स वगैरह जो है आर्ट एंड कल्चर के कॉन्टेक्स्ट में वो देख लेना, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 1. Prior to industrial revolution, carbon dioxide level were consistent at a certain constant concentration for almost 6,000 years. यानी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होने से पहले तकरीबन 6,000 साल तक एक कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन में कार्बन डाइऑक्साइड रहा है, यानी बढ़ा नहीं है कुछ नहीं।
दूसरा स्टेटमेंट है कार्बन डाइऑक्साइड लेवल नाउ ऑलमोस्ट डबल्ड दैन द लेवल बिफोर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के पहले जो लेवल कार्बन डाइऑक्साइड की थी वातावरण में, एटमॉस्फेयर में जो कॉन्सेंट्रेशन था उससे ऑलमोस्ट डबल अभी हो गया है। सो बड़ा डेंजर सिनेरियो है ना। तो चलो देख लेते दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। मैच करो, क्लिक करो, मैं क्लिक कर रहा हूं, आप भी टिक करो, मैच करो। आंसर इज सी, बोथ आर करेक्ट, दोनों करेक्ट है। सो बोथ स्टेटमेंट इटसेल्फ शोइंग द साइन ऑफ अ डेंजर जोन, डेंजर लेवल, है ना। हम बड़े खतरे के इसमें आ चुके हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड 6000 साल तक कौन से कॉन्सेंट्रेशन में रहा होगा दोस्तों? तो इट वाज अराउंड 280 ppm, है ना, 280 ppm रहा है। अभी अराउंड रिसेंटली इट मेजर्ड इट अराउंड 421 ppm, इतना हो गया है। तो ऑब्वियसली जबरदस्त बढ़ गया है भाई, है ना, ऑलमोस्ट डबल, नजदीक आ गया है। ठीक है, चलो देख लेते हैं क्या न्यूज में है। दोस्तों न्यूज में ऐसा है कि कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स आर नाउ कंपेरेबल टू 4 मिलियन ईयर्स अगो। 40 लाख एक्चुअली 40 लाख साल पहले से हम मैच कर रहे हैं। तो बड़े खतरे के निशान पर आ चुके हैं। इट इज मेजर्ड बाय द माना लोआ एटमॉस्फेरिक बेसलाइन ऑब्जर्वेटरी। पीछे में देख रहे हैं आप, ये ऑब्जर्वेटरी है, हवाई आइलैंड में है, रन बाय द यूएस नेशनल ओशियानिक एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन NOAA। ये भी ध्यान में रखो कि ये ऑब्जर्वेटरी कहाँ है, पूछा जा सकता है ना, कौन रन कर रहा है ये भी पूछा जा सकता है ना। ठीक है, पीक फॉर द 2022 एट 421 ppm इन May 2022। पिछले साल से 1.8, यानी आप समझ सकते हो कि हर साल कितना बढ़ रहा है। सो ऑब्वियसली वी आर इन अ वेरी डेंजर जोन, है ना, बड़े खतरे के निशान से हम गुजर रहे हैं। तो वी हैव टू नीड टू कंट्रोल this climate change by our own limiting activities। हमने खुद को रोकना चाहिए। डेवलपमेंट के नाम पर हम खुद को बर्बाद ना करें। we have to stop somewhere such a materialistic development। so thank you दोस्तों, 5 क्वेश्चंस अच्छे से समझ लो। ऑल द बेस्ट।